नमस्कार। बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण होगा 28 अक्टूबर को, बस 2 दिन दूर है। इसके बाद दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा। तीसरे चरण के अंतर्गत चुनाव कराए जाएँगे 7 नवंबर को और 10 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएँगे। आपको बता दें कि 2015 में 30 नवंबर को नीतीश कुमार सरकार ने शपथ ली थी और इसका जो कार्यकाल है वर्तमान एनडीए सरकार का राज्य की, उसका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10 नवंबर को परिणाम आ जाएँगे। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, अगर जो 2 गठबंधन बने हैं मुख्यतः राज्य में, उनमें किसी एक को बहुमत मिलता है तो सरकार उसे 10 से 15-20 नवंबर के पहले बना लेना है। ज़ाहिर-सी बात है, जो नियम होता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार का गठन किया जाना ज़रूरी होता है तय नियमों के आधार पर। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटों पर जीतने वाले गठबंधन को सत्ता की चाबी मिल जाएगी। और इसमें आपको बता दें कि इस समय जो शेयरिंग है, सीट शेयरिंग है इस चुनाव में, उसको हम अलग-अलग गठबंधनों के पार्टियों के अनुसार, पार्टियों के आधार पर हम देखने की कोशिश करते हैं। 2 गठबंधन बने हैं, आप सभी को पता है, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है महागठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तथा कम्युनिस्ट पार्टियां यानी वामपंथी दल उसमें शामिल हैं। अगर हम महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके सीट शेयरिंग को देखें तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अगुवाई वाली जो पार्टी है राजद, वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आगे है, क्योंकि उसकी लोकप्रियता भी बाकी जो दल हैं, बाकी सहयोगी पार्टियाँ हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा है। राजद को कुल 144 सीटें दी गई हैं, इस पर सहमति बनी महागठबंधन में, जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी महागठबंधन के हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उम्मीदवार, नेता नीतीश कुमार ही हैं, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें दी गई हैं। मदन मोहन झा कांग्रेस के राज्य के नेता हैं और वामपंथी दल, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन तीनों दलों को मिलाकर 29 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम राजग की बात करें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के गुट की बात करें, तो इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटें दी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिली हैं, जिसके नेता राज्य में सुशील मोदी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा गुट है, वो है पार्टी है, वो विकासशील इंसान पार्टी है। मुकेश साहनी की अगुवाई वाली ये पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, उन्हें 7 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के हाल ही में निधन के बाद पार्टी के नेता बने हैं, पार्टी के मुखिया हैं और इनकी अगुवाई में इनकी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की 135 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हैं, इनकी पार्टी इसका भाग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल है, लेकिन राज्य में जनता दल यूनाइटेड से कुछ मतभेदों के चलते ये अलग हो गए हैं और ये अलग से चुनाव लड़ रहे हैं 135 सीटों पर। अब अब कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करते हैं जिन मुद्दों पर बिहार की जनता को वोट डालने जाना है। बिहार में अभी हाल ही में बाढ़, जो कि मानसून के सीज़न में आमतौर पर उत्तरी बिहार के जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, जिसमें अगर हम किशनगंज, भागलपुर से शुरू करें, पूरब में भागलपुर और किशनगंज से पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी और चंपारण तक, सीतामढ़ी तक की बात कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आमतौर पर कोसी नदी सहित तमाम जो राज्य की नदियाँ हैं, उनमें बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं मानसून में, जुलाई और अगस्त आते-आते। उसके बाद यहाँ पर लाखों लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों से निकलकर सड़कों पर, किसी ऊंचे टीले पर तंबू लगाकर रहने को मजबूर होते हैं। एक एक बड़ा अभिशाप है ये उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। और कई बार मवेशी बह जाते हैं, खेत नदियों के गाल में समा जाता है, घर तबाह हो जाता है। तो ये हर साल की कहानी है और कभी कोई बच जाता है, कभी कोई उसकी चपेट में आ जाता है। तो इस बार भी ऐसी स्थिति रही। इस बार स्थिति भयावह ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि कोविड महामारी का संकट भी सामने था और कोविड महामारी जो संकट था, इसके चलते
शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि जो एजेंसियाँ थी, राहत और बचाव एजेंसियाँ थीं या सरकारी मशीनरी थी, वो उतनी तत्परता नहीं दिखा पाई। शायद उनको भी भय रहा होगा कोविड संक्रमण का, इसलिए उतनी तत्परता नहीं दिखा, या लचर प्रशासन हो सकता है, कोई भी कारण हो। लेकिन इस बार लोगों को बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, ये सभी कहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं बिहार में, जो वोटर है वहाँ का। लेकिन इसके अलावा कोविड भी एक बड़ा मुद्दा है। कोविड ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये सवालिया निशान इसलिए है कि कोविड की इस महामारी के दौरान जिन लोगों को कोविड की समस्या नहीं थी, जो सामान्य पहले से चली आ रही बीमारियों की लिस्ट है, उस लिस्ट की किसी बीमारी से पीड़ित थे, अस्पतालों का रुख कर रहे थे, लेकिन उन्हें अस्पताल नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था। ऐसे में सैकड़ों जानें गई हैं। ये बहुत दुखद है। शायद इसे शीर्ष नेतृत्व नहीं समझता है, इस पीड़ा को नहीं समझता है। ये पीड़ा बिहार में एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता बहुत मुखर है। बिहार की जनता अ, अगर उसे दिल पर कोई चीज़ लग गई, तो वो तय कर सकती है कि बदल देना है। और नीतीश कुमार को बिहार ने लंबे समय से मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। बिहार के लोगों को लग रहा है बदलाव चाहिए। लेकिन अब आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या फिर कांग्रेस पार्टी या वामपंथी दल, इन सभी के पास कोई ऐसा अ, उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसी अपील नहीं है, जिसके आधार पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी, मोदी और इनकी पार्टी को लोग नकारें। इस समय वास्तव में अगर देखा जाए तो असमंजस की स्थिति है, किसे चुनें? क्योंकि अगर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन ठीक था, शासन इसने सही दिया, तो क्यों ऐसी अव्यवस्था का सामना लोगों को करना पड़ा? क्यों इतनी बड़ी पीड़ा लोगों को झेलनी पड़ी बाढ़ और कोरोना की? लेकिन इसके बाद अगर इस गुस्से से, इस मुद्दे की वजह से जो गुस्सा है, उसका इज़हार करते हैं, नकारते हैं, तो चुनें किसके? उस पार्टी को चुनें जिस पर बिहार को जंगल राज बनाने का आरोप लगता रहा है। और कांग्रेस का जो अगर हम पिछले 10 साल का शासन देखें, 2004 से लेकर 2014 के बीच का केंद्र में, तो इस पर भी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद चाहे केंद्रीय नेता हों, चाहे राज्य के नेता हों, कोई बहुत अपीलिंग बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई विज़न जनता के सामने, कम समझदार या पढ़ी-लिखी जनता, किसी के सामने कोई ऐसा विज़न नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि वो जनता इनकी तरफ आकर्षित हो, इनकी तरफ आगे बढ़े कि ठीक है, आपकी बात हमें अच्छी लग रही है, एक बार हम आपको ट्राई करेंगे। तो बड़ा असमंजस का माहौल है, और इस असमंजस के माहौल के चलते ही न सिर्फ़ राजनीतिक दल इस असमंजस में है कि किसको इस बार सत्ता की चाबी सौंपने वाली है बिहार की जनता, बल्कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, पत्रकार हैं, तमाम तरह के विश्लेषक हैं, वो ये समझने में असमर्थ हैं कि इस समय बिहार किस तरफ जा रहा है, राइट, लेफ्ट या सेंटर। कोई भी डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, और ये डायरेक्शन बिहार के चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएँगे। इससे पहले 7 नवंबर को आखिरी फ़ेज़ होगा, आखिरी फ़ेज़ के बाद एग्ज़िट पोल होगा। एग्ज़िट पोल को लगभग माना जाता है कि जो ये फैसले आ रहे हैं, जो ये निष्कर्ष आ रहे हैं, लगभग इसी तरह का रुझान रहेगा परिणामों में भी। लेकिन मैं इसे सही नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाएगा, इस बार बिहार के चुनाव के परिणामों के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको एक बात मैं चलते-चलते कहना चाहूँगा कि वोट देने ज़रूर जाइए। माना कि कोविड महामारी का संकट है, लेकिन वोट देने ज़रूर जाइए, और वोट देते समय कोविड का जो नियम है, कोविड के लिए जो सरकारी नियम लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, हाथ धोने और साथ ही साथ मास्क पहनने की, उसका पालन ज़रूर करिए। धन्यवाद।